Hello, hi everyone. Welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल. एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद वीडियो नंबर 4.2 और आपके कुछ दो टॉपिक्स रह गए थे, मैं वो फटाफट से करवा देती हूँ. फर्स्ट जो रह गया है वो आपका कंसिडरेशंस इन आईटी इन्वायरमेंट रह गया है और सेकंड जो है वो की कंट्रोल्स है. तो ये जो कंसिडरेशन शब्द है ना, इसको पढ़ के एकदम से एक्साइटेड मत हो जाना. जो पहला वाला टॉपिक था उसमें भी कंसिडरेशंस ही था, बट उसमें ये था कि व्हाट आर द कंसिडरेशंस ऑफ बैंक ऑडिट, मतलब व्हाट इज़ द कंसिडरेशंस ऑफ विच हेल्प्स टू अराइज इन ऑडिट. तो उसमें मतलब ऐसे करके था स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन जो आपको बैंक में करनी है. तो मतलब उसका ये था कि क्या नौबत आ गई जो बैंक में हमें ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, स्पेशल कंसिडरेशंस इन आईटी इन्वायरमेंट. दैट मीन्स जो इन्वायरमेंट जो आईटी है. व्हाट इज़ आईटी? आईटी का मतलब यहाँ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो जैसा कि आपको भी पता है कि कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है हर जगह. नॉट ओनली कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज़ हुआ है. ठीक है, तो जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो उन्हीं का यूज़ होगी. आपके बिजनेसेस भी चल रहे हैं, आपके ओवरऑल वर्ल्ड में आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है. अब क्योंकि आईटी का यूज़ हो गया है, ऑटोमेशन आ गया है, तो आपके जो ऑडिट है, आप जब ऑडिट करने जा रहे हो, अब क्योंकि हम बैंक ऑडिट की बात करें तो मैं इसी का बता रही हूँ. बैंक्स में भी पहले जिस टाइप से बैंकिंग सिस्टम था उससे एकदम ही चेंज हो गया है. अब क्या हो गया है, बैंक में हर चीज़ आप देखोगे इतना ज़्यादा इंटरनेट बैंकिंग वगैरह भी आ गया, तो हर चीज़ तो ऑटोमेटेड हो गई है. जो पहले था पेपर वर्क अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है. तो उस वजह से अगर आप अपना पुराना वाला ऑडिट का प्रोसेस लगाओगे तो एफिशिएंटली आपका ऑडिट नहीं हो पाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आईटी इन्वायरमेंट की कुछ कंसिडरेशंस हैं उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखो. सो वेन एवर यू विल गो टू डू बैंक ऑडिट तो आपको और क्या क्या ऐसा कंसिडरेशंस स्पेशली करनी होगी जो आईटी इन्वायरमेंट में आप एक चेक रख सकते हो. तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं. तो यहाँ इन्होंने जो कुछ लाइन्स है इसमें यही कहानी बनाई है कि क्योंकि अब बैंक वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था, ऑडिटर के लिए भी नए चैलेंजेस आ गए हैं, इसलिए अब आपको कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस करनी है, आईटी इन्वायरमेंट को समझना है. तो वो आईटी इन्वायरमेंट आप कैसे समझ सकते हो. अब ये जो पॉइंट्स हैं देखो, आपको ये रटने पड़ेंगे, कोई अदर ऑप्शन नहीं है. उसके लिए मैं आपको क्या बता सकती हूँ, एक तरीका बता सकती हूँ कैसे आप ये याद कर सकते हो. तो अब देखो, आप आईटी लगाते हो बिज़नेस में तो उससे आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. क्या क्या फ़ायदा होता है, एक तो आप उसमें अकाउंटिंग प्रॉपर्ली कर सकते हो. पहले क्या होता था, पहले के टाइम में जब मतलब आईटी नहीं था, कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ नहीं होता था बिज़नेस में, हर चीज़ लोगों को हाथ से पेन और पेपर का यूज़ करके करना पड़ता था, बुक्स बनाने पड़ते थे मोटे मोटे. अब क्या है, वो सिंपल एक्सेल का यूज़ करके, बिजी का यूज़ करके, टैली का यूज़ करके ईजिली अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं. कुछ भी उनको रिपोर्ट निकालनी है, कितनी ज़्यादा रिटर्न्स वगैरह भी फाइल हो जाती है टैली से. कोई भी अगर आपको स्पेशल रिपोर्ट्स निकालनी है ईजिली आप निकाल सकते हो. कुछ भी आपको आइडेंटिफाई करना है फट से आपका निकल आता है एक क्लिक में, राइट. इसी तरह से जो आपका डेटा है उसमें भी आप बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हो. आप पासवर्ड्स वगैरह डाल सकते हो, है ना. बहुत सारा डेटा कम स्पेस में ईजिली आप स्टोर कर सकते हो. प्रोसेसिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है और हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो उससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. तो एक तरह से ये सारे एडवांटेजेस हो गए बिज़नेस में अगर हम आईटी लगाते हैं. यही सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ हैं. तो आईटी का क्या यू कैन से एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट में, उसी को ही आपको ध्यान में रखना है. सो इमेजिन दैट यू आर दी ऑडिटर, आप बैंक ऑडिट करने जा रहे हो, आपको पता है कि वहाँ पे भी अब आईटी यूज़ होने लगा है. सबसे पहले आप क्या करोगे, वहाँ का पूरा आईटी का जो भी पॉलिसी है, आईटी का जो भी स्ट्रक्चर है उसको समझोगे. तो आप क्या लोगे, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लोगे किसकी, ओवरऑल आईटी प्रोसेस पॉलिसी, आईटी पॉलिसी स्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट की. फिर उसके बाद में आप ये देखोगे कि उसमें जो डेटा है वो ठीक से प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेटा का क्या इंटरफेस है वेरियस सिस्टम्स पे, फिर डेटा इंटीग्रिटी है या नहीं, डेटा में गलत सलत डेटा तो प्रोसेस नहीं हो रहा, इसी तरह से डेटा सिक्योर है या नहीं है, राइट. तो ये चीज़ आप देखोगे. उसी तरह से आप ये देखोगे कि बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान्स क्या हैं, डिज़ास्टर कंट्रोल प्लान क्या है. आप देखो आईटी है तो कंप्यूटर जैसी चीज़ है, वायरस भी आ सकता है, कुछ खराबी भी हो सकती है. सो देयर यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ बैकअप प्लान है या नहीं. तो एज एन ऑडिटर यू विल चेक दैट ओनली.
फिर उसी तरह से अकाउंटिंग मैनुअल और क्रिटिकल अकाउंटिंग एंट्रीज जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं बिज़नेस के लिए, बैंक के लिए बेसिकली, उनकी किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है और उसमें कितना हद तक आईटी का इन्वॉल्वमेंट है। अब आप बैंक ऑडिट करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप बैंक के फाइनेंशियल से ज़्यादा कंसर्न्ड होगे। सो फाइनेंशियल्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होता है फाइनेंशियल्स पे? अकाउंटिंग एंट्रीज़ का ही। तो जो क्रिटिकल अकाउंटिंग एंट्रीज़ है उनकी किस टाइप से प्रोसेसिंग होती है। इसी तरह से की एस्पेक्ट्स जो हैं उन पे क्या कंट्रोल है। की एस्पेक्ट्स मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं बैंक के, जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग हेड्स हो गए, एक्सपेंस बुकिंग हो गई, फिर उसी तरह से ओवर ड्यू आइडेंटिफिकेशन होगा। ओवर ड्यू के बेसिस पे ही तो एनपीए डिक्लेयर होता है इतने ज़्यादा बैंक में, तो वो चीज़ आप देखो कि क्या कंट्रोल है। उसी तरह से कंट्रोल्स ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ई बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड चैनल्स। अब इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग, इतनी सारी फैसिलिटीज़ बैंक दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल तो बैंक के पास होगा ना। तो वो किस टाइप से कंट्रोल होता है, हालांकि आईटी इन्वायरमेंट लगा है लेकिन होता किस टाइप से उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। उसी तरह से MIS रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं और किस पीरियड में हो रही हैं, किन इंटरवल्स में हो रही हैं। मेजर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और प्रोसेसेस क्या हैं उसके, इंक्लूडिंग एम्बेडेड लॉजिक उसमें। इसी तरह से इंफॉर्मेशन जनरेट करने का क्या प्रोसेस है और वेरियस डिस्क्लोजर्स करने का क्या प्रोसेस है और उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है आईटी का। तो कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं इसमें, ये बहुत इजीली, आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्टी आएगी याद करने में। ओवरऑल आईटी पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटरफेस, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अकाउंटिंग मैनुअल एंड क्रिटिकल एंट्रीज, देन कंट्रोल ओवर की एस्पेक्ट्स, कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग्स, MIS रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और प्रोसेसिंग। तो ईजिली आप इसको याद कर सकते हो, आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिफिकल्टी आएगी। सो ओवरऑल रिव्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको आपको लेना पड़ेगा। और ओवरऑल रिव्यू जो है वो हेड ऑफिस लेवल से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो भी लें जो बैंक के हैं। तो ब्रांच ऑडिटर्स जनरली उनके पास में नहीं होता, ब्रांच ऑडिटर्स के पास में एक्सेस, बट अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो तो आपको क्या लेना होगा, तो आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आपको ये वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये आपसे एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आपको होना चाहिए, ठीक है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। Hence, based upon a guidance and information received from central statutory auditors, branch auditors need to ensure that data review and analysis through CBS is carried out and test of controls and substantive checking of sample transactions is carried out at branch level and results are shared with central auditors। तो ये सिंपली यही बोल रहे हैं क्योंकि ओवरऑल आईटी पॉलिसी एंड स्ट्रक्चर समझने का जो पावर होता है दैट लाइज विद द सेंट्रल ऑडिटर जो हेड ऑफिस लेवल पे ऑडिट करने जा रहे हैं। तो ब्रांच ऑडिटर को क्या करना है, उन लोगों को उन्हीं के ही रिपोर्ट्स पे रिलाई करना है और टाइमली उनसे कम्युनिकेट करते रहना है। जो ब्रांच का ऑडिट वो कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स सेंट्रल ऑडिटर को उनको देते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी रिलेटेड टू योर स्पेशल कंसिडरेशंस अबाउट आईटी इन्वायरमेंट। अब क्या है, कुछ की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स हैं, तो ये क्या है इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी इन्वायरमेंट। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अगेन आपको MCQ में परेशान कर सकता है या केस स्टडी में भी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांच ऑडिटर की नहीं, सेंट्रल ऑडिटर की, ओके। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आईटी इन्वायरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करे और कंट्रोल्स लगाए। दिस मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द बैंक इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल्स शुड बी डिस्कस्ड विद हेड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। जो आपने जैसे ले ली अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद में जो बैंक का आईटी डिपार्टमेंट है वो भी तो कोई हैंडल कर रहा होगा, उसके साथ डिस्कस करो। अगर आपको कुछ लूपहोल्स लग रहे हैं, कुछ समझना है आपको, तो समझो उसके साथ में, एंड बेस्ड ऑन दिस, उसके बेसिस पे फिर आप क्या बनाओगे, अपने प्रोसीजर्स बनाओगे। सो बेसिकली क्योंकि बैंक में आईटी इन्वायरमेंट है तो आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी और इसी के बेसिस पे फिर आगे आप क्या करोगे, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स जो है वो प्लान करोगे। तो the key security control aspects that an auditor needs to address when undertaking audit in computerized bank include, तो कौन कौन से जो है वो आपको की सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं जब आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे कि क्या सिक्योरिटी है या नहीं है। तो बेसिकली ये वाले पॉइंट्स हैं जो आप कंट्रोल्स के बेसिस पे कर रहे हो ना, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसी का इन्होंने यहाँ एलैबोरेशन दिया है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें इंश्योर करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। अब इंश्योर क्या क्या करना है आपको, इंश्योर आपको ये करना है कि जो डेटा है वो ऑथराइज्ड है, एक्यूरेट है और कंप्लीट है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, ओके। देन आपको एक चीज़ और इंश्योर करनी है कि अगर जैसे पावर फेलियर हो जाता है
या फिर मैकेनिकल या प्रोसेसिंग फेलियर हो जाता है। कई बार यार आईटी है, प्रोसेसेस में कुछ डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में क्या होता है, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, उसमें सेव ही नहीं हुई, तो कैसे आप कंप्लीट करते हो एंट्रीज, तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये एक तरह से आप ये समझ सकते हो इन्हीं सारे पॉइंट्स की सपोर्ट में है। जैसे आपने ये तो देख लिया कि डेटा प्रोसेस हो रहा है, अब डेटा ठीक से प्रोसेस हो रहा है यानी कंप्लीट डेटा हो रहा है या नहीं, लाइट चली जाती है तो क्या होता है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर आपको एक चीज़ और इंश्योर करनी है, कुछ भी अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स नहीं हो रही हैं। मतलब कि जो कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि वो आईटी सिस्टम, हालांकि इंटरलिंक्ड होता है बैंक का पूरा आईटी सिस्टम, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जना आके कुछ भी अमेंडमेंट कर देगा, उसमें कुछ भी चेंजेस कर देगा। तो सिस्टम में प्रॉपर कंट्रोल एस्पेक्ट्स हैं या नहीं, तो वो कैसे होंगे, अगर कोई किसी को भी राइट नहीं होगा, किसी के पास में भी पावर नहीं होगी कुछ वो चेंजेस कर पाए। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि क्या सिस्टम रोक पा रहा है अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स को। ओके, तो ये 3 चीज़ें तो आपको इंश्योर करनी है। फिर उसके बाद में आप वेरीफाई क्या क्या कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो एक्सेस कंट्रोल, कि स्टाफ के काम के हिसाब से उसको एक्सेस दिया जाए सिस्टम का। उसी तरह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेरीफाई करो, वही वेरीफाई करो दैट चेंजेस मेड इन पैरामीटर्स और यूज़र लेवल्स आर ऑथेंटिकेटेड, यूज़र लेवल्स पे जो चेंजेस हुए हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं। उसी तरह से वेरीफाई करो चार्जेस कैलकुलेटेड मैनुअली फॉर अकाउंट्स व्हेन फंक्शन इज नॉट रेगुलेटेड थ्रू पैरामीटर्स आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड एंड फॉर ऑथराइज। जैसे जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो जो मैनुअली हो रहे हैं कैलकुलेट, जब फंक्शन नहीं चल रहा था, तो क्या वो पैरामीटर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली अकाउंट हुए हैं और ऑथराइज हुए हैं। ठीक है, मैनुअल, एक तरह से मैनुअल जो चार्जेस हैं, मैनुअल जो अकाउंट्स हैं, वो आपके सिस्टम वाले अकाउंट्स के साथ में है या नहीं है इनलाइंड। उसी तरह से ये एक इन्होंने हाईलाइट करके दिया है, एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वेरीफाई करो कि क्या वो ऑथराइज्ड और वेरीफाइड हैं कंसर्न्ड ऑफिशियल से। ओके, फिर उसके बाद में आपको वेरीफाई ये भी करना है अकाउंट मास्टर बैलेंस जो है वो, मास्टर बैलेंस जो है वो बेसिकली मॉडिफाई अमेंड नहीं हो रहा हो। साथ में जो जनरल लेजर कंट्रोल्स हैं वो भी हेड ऑफिस ने ऑथराइज कर रखी हो। और वेरीफाई करो बैलेंस इन जनरल लेजर टैलीज विद द बैलेंस इन सब्सिडरीज बुक, तो लेजर जो है वो टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं हेड ऑफिस में कुछ और है, सब्सिडरी में कुछ और है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो वेरीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कंट्रोल, मतलब आपको देखना है कि आईटी इन्वायरमेंट में आप क्या क्या कंट्रोल्स बेसिकली देखोगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताती हूँ। देखो, जैसे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, पैरामीटर में कुछ चेंजेस करे, पैरामीटर में कुछ चेंजेस करे तो क्या हुआ, वो सपोज़ उस टाइम आप चेंजेस कर रहे थे, उस टाइम पे सिस्टम में नहीं आया, तो वो आपने उस पर्टिकुलर चीज़ की कैलकुलेशन मैनुअली कर दी। अब मैनुअली कर दी तो वो क्या अकाउंट ठीक से हुआ है नहीं, और वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो जब फंक्शन जो है वो रेगुलेट नहीं हुआ था उन पैरामीटर्स में, जैसे होता है ना फंक्शन की में भी कुछ फंक्शंस होते हैं, आप तभी तो उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अगर कुछ चेंज हो गया और वो उस टाइम नहीं था सिस्टम में, आपने उसको मैनुअली करा, तो वो ऑथराइज्ड है या नहीं, ये चीज़ आप वेरीफाई करोगे। ये पॉइंट नहीं भी याद करोगे तो भी कोई वो नहीं है, इसमें से आप कोई भी, जैसे इतने सारे पॉइंट्स हैं तो 3 तो ये इंश्योर वाले याद कर लो और 4 कोई भी वेरीफाई वाले कर लो। जैसे वेरीफाई वाले में मैं इजी बता देती हूँ, एक तो ये एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन वाला कर लो, इन्होंने बोल्ड करके दिया है क्योंकि ये वाला कर लो। जनरल लेजर जो है वो टैली कर रहा है बैलेंस इन अकाउंट बुक्स के साथ में। फिर अकाउंट मास्टर एंड बैलेंस जो है वो मॉडिफाई नहीं हो रहा है, और कोई भी क्या नहीं हो रहा है, जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है वो ठीक से है, और एक्सेस कंट्रोल भी जो है वो ठीक से है, मतलब स्टाफ वर्किंग के हिसाब से ही है, उनको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही उनको एक्सेस मिला हुआ है। और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो है वो भी इंश्योर्ड है वाइल ग्रांटिंग सिस्टम एक्सेस टू यूजर्स, मतलब जिस अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटी है उस अकॉर्डिंग ही उनको एक्सेस मिला हुआ है। ये भी एक तरह से वही हो गया। तो यहाँ पे ये उतना ही एक्सेस मिला है, और यहाँ पे ये है कि ड्यूटीज़ को आपने सेग्रीगेट करा हुआ है, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। उससे क्या होगा, उससे मॉनिटरिंग भी हो पाएगी ना ठीक से कि काम के लिए इसको ड्यूटी मिली हुई थी, तो ये चीज़ है या नहीं। तो आप ये 5 पॉइंट इसके कर लो, तो इस तरह से आपके टोटल 8 पॉइंट आप याद कर लो। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, एंड it really helped you, then please do share it with your friends and meet you in the next video. Thank you, bye.